x, y इसमें दो if x equal to 20 return np dot else return x plus y divided by लेता फोन कर लेता। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन if x is equal to 20 then return this else return तो दोनों का ठीक है। ये मुझे आप अगर मैं अप्लाई लगाना चाहूँ एक डेटा फ्रेम लेके सिंपल सा स्टार्ट ऐसा मैंने एक सिंपल सा डेटा फ्रेम लिया, मैंने एक सिंपल सा ठीक है। अब मैंने बोला df dot apply my info function है, my info function है access is equal to 1, access is equal to मैं चाहती हूँ कि ये रो वाइज चले, ए बी दोनों कॉलम्स के डेटा को कंपेयर करें, कंपेयर करके अगर ए वाले कॉलम में 20 आता है तो ध्यान दें, नहीं तो उन दोनों का अब अगर आप इसे चलाओगे आपको क्या मिलेगा एक क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें दो कॉलम पर यहाँ से जो डेटा पास होके जा रहा है, यहाँ से जब आपने माई इनको पास किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है पूरा का पूरा रो आ रहा है। आपने एक्सेस इक्वल टू 1 दिया ना तो पूरा का पूरा तो x में बेसिकली पूरी रो का डेटा आ रहा है, वो टूट के दोनों कॉलम्स में अलग अलग नहीं आ रहा है, पूरी की पूरी रो का डेटा किसके अंदर आ रहा है x। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट रो x में क्या डाल दिया रो के a कॉलम की वैल्यू है और y में क्या डाल दिया रो के ठीक है। जब आप ऐसे अप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा क्या पास करता है, या रो पास करता है या कॉलम पास करता है, ठीक है। पूरा का पूरा रो पास हो गया, रो का फर्स्ट कॉलम उठाया, रो का सेकंड कॉलम उठाया, अगर वैल्यू 20 है तो ध्यान दे दिया, जहां वैल्यू 20 थी वहां ध्यान आ गया, बाकी जगह क्या आ गई दोनों चीजों की आ गई, बाकी जगह दोनों चीजों की ऐसे आप क्या यूज कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया यूजेज अप्लाई। अप्लाई से आप फंक्शन एक पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, एक सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलम पे अप्लाई। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है ट्रांसफॉर्म। अब आता है ट्रांसफॉर्म। अप्लाई और ट्रांसफॉर्म में पहला जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसफॉर्म से जो आंसर आएगा वो जो आप पास करोगे उसी के जैसा है। मतलब अगर आपने डेटा फ्रेम पास किया उसमें दो रोज दो कॉलम्स थे तो अप्लाई ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट भी दो रोज दो कॉलम्स की फॉर्म में ही आए, ऐसा नहीं होगा, इसकी शेप जैसे अगर आप स्टार्टिंग से देखो, जब मैंने पहले एग्जांपल में अप्लाई किया, ये डेटा फ्रेम था आपका, आपने अप्लाई किया, इससे क्या कर दिया एक कॉलम के अंदर ये सारा का सारा, या फिर अगर आपने एक्सेस इक्वल टू ये नहीं दिया तो ये क्या कर देता ऐसे
ए का रिजल्ट ये शेप बदल देता है। जो अप्लाई है वो शेप को जैसे भी उसको रिजल्ट आता है वैसे ट्रांसफॉर्म क्या करता है, शेप ओरिजिनल डेटा फ्रेम जैसी, देखो ट्रांसफॉर्म जैसे dot data frame ठीक है। DF का सेल्स वाला कॉलम और ट्रांसफॉर्म, पहले ट्रांसफॉर्म का सिंटेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म लैम्डा x x हर कॉलम के ऊपर उसने क्या कर दिया, 100 100 से 30, ठीक है। क्लियर है। इसमें एक्सेस का झंझट नहीं होता, एक्सेस से एक्सेस करते हैं, जैसा आपने दिया है ये ऐसे ही अप्लाई, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन ऐसे नहीं होता, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है इसका ग्रुप बाय, ठीक है। इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं ग्रुपिंग कर, जैसे मैंने बोला ये डॉट ग्रुप बाय किया किस कॉलम पे, ग्रुप पे, इसकी जो सेल्स है डॉट ट्रांसफॉर्म सेल्स ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे आएगा फंक्शन। क्या करना है आपने सेल्स का, क्यूमुलेटिव मैंने आपको एक बताया ना क्यूमुलेटिव फंक्शन, वो नाम पाए भी थे शायद, एंट्री डॉट लगाना पड़ेगा ये तो। क्यूमुलेटिव सम 200 प्लस आगे सेल्स का ग्रुप बाय होके क्यूमुलेटिव सम है, देखो ध्यान से 200 ग्रुप ए है ना, और ग्रुप ए का 300 है, 200 और 300 क्यूमुलेटिव होके हो गया 500, ग्रुप वाइज क्यूमुलेटिव सम होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आपका कोई अपना फंक्शन भी हो सकता है, ये आपका अपना कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे और एग्जांपल मैंने बोला सेल्स पे ग्रुप बाय करो और उसकी सेल्स का डॉट ट्रांसफॉर्म लैम्डा x डॉट मैक्स माइनस x, जो उनमें से मैक्सिमम है माइनस कैसे रिजल्ट आया समझो, देखो पहले ग्रुप के लिए मैक्सिमम क्या है 300 माइनस 200 आंसर आया 100। सेकंड ग्रुप के लिए मैक्सिमम क्या है 400 माइनस 400, थर्ड ग्रुप के लिए ये ग्रुप के लिए फिर से मैक्सिमम क्या है 300 माइनस 300। ये मैंने ऐसा लिखा है, अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं बोलूं मीन माइनस ठीक है।
एक और थोड़ा सा डेटा फ्रेम बनाती हूँ, थोड़ा लॉजिकल सा इस पे लगा। जैसे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, इसमें ज्यादातर इसको ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं, तो मैं पहले ग्रुप करने के लिए कॉलम बनाती हूँ डिपार्टमेंट। ऐसे मेरे पास फिर सेल्स, ये मेरे पास डेटा, ये मेरा डेटा फ्रेम में डेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बनाते हैं, परसेंटेज, ध्यान से समझना इसमें क्या परसेंटेज में डालेंगे डेटा फ्रेम की कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम सैलरी डिवाइड बाय डेटा फ्रेम वाला सैलरी वाला कॉलम डिवाइड बाय डेटा फ्रेम का वो ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट पे, उसकी सैलरी, जो सैलरी वाला कॉलम है, इसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्म किया और इसका निकाला मैंने, देखा डेटा फ्रेम में देखो ये क्या करेगा, मैंने डिपार्टमेंट में ग्रुप बाय किया, 3 डिपार्टमेंट से एचआर, आईटी और सेल्स, उनकी सैलरीज का मैंने ट्रांसफॉर्म करके क्या किया, सम। तो एचआर की सैलरीज का सम आ गया 23,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000, सम आ गया। अब मैंने क्या बोला, पहली सैलरी कितनी है 23,000 डिवाइड बाय उसके डिपार्टमेंट का कितना सम, मुझे परसेंटेज उस डिपार्टमेंट में से उसकी सैलरी कितने परसेंट है वो पता चलता है, ठीक है। ऐसे ये देखना आपको परसेंटेज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट की इतनी सैलरी का, ये वाली जो सैलरी है उसका 30%, आईटी डिपार्टमेंट की ये वाली जो सैलरी है 34,000 की उसको 53%, ठीक है। अब सेल्स में क्योंकि एक ही बंदा है तो उसकी यही सैलरी पूरी 1%, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल ज्यादातर हम इसको हमेशा ग्रुप्स के साथ, अब नेक्स्ट करते हैं, मुझे हर ग्रुप की सैलरी को नॉर्मलाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, ताकि नॉर्मल रेंज में आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डीएफ पे एक कॉलम लिया स्टैंडर्ड, इसमें क्या डाला, डेटा फ्रेम का वो ग्रुप बाय किया, डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट पे, उनकी सैलरी, डॉट
अब ये जो सैलरीज आपके पास आ रही है ग्रुप वाइज आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x माइनस x डॉट मीन, उस ग्रुप की जितनी मीन सैलरी है उसमें से उसे माइनस कर दिया, डिवाइड बाय x डॉट, ये मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ग्रुप वाइज स्टैंडर्डाइज कर दी। x माइनस ग्रुप का मीन है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। आप डेटा फ्रेम को देखोगे, आपके पास आगे इकट्ठा करना पड़ेगा, आप लिख लो पहले। ये इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करके फिर चलाओ, पहले लिख लो फिर मैं इसको इकट्ठा करूंगा, ठीक है। आप देखो ये स्टैंडर्ड, अब आपका क्या आ गया डेटा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। इस वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन में नल क्यों आया, क्योंकि मीन और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम हो गए, दोनों से माइनस किया 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 है, 0 डिवाइड बाय 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ऐसे हमारे पास अब ये काम ग्रुप बाय करके हो रहा है। अगर मुझे ग्रुप बाय नहीं करना होता तो एक तो ये तो मैंने आपको एक दिन पहले भी करके दिखाया था कि आप एक कॉलम में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करो, ये तो आप पहले भी कर सकते हैं। पर अब फायदा क्या हो रहा है कि आप ग्रुप्स के ऊपर करो, ठीक है। ऐसे ही इसकी जगह आप मैक्स मिन भी लगा सकते हैं। ये सब मशीन लर्निंग में यूज होता है, क्योंकि कई बार हमारे डेटा बहुत बड़े होते हैं तो हमें स्केल डाउन करके एक रेंज में लाना, तो हम ये स्केलिंग फीचर, स्केलिंग की टेक्निक्स, तो अब मैंने इसमें लगाया मैक्स मिन। कैसे लगाते हैं, करंट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्स, उससे भी आपकी वैल्यू है, ये फॉर्मूला होता है x माइनस मिनिमम ऑफ x डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ x माइनस मैक्स मिन के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, सारी वैल्यूज ट्रांसफॉर्म होती है, उनका रिलेशन वैसा ही रहता है पर उनकी रेंज एक स्पेसिफिक वैल्यूज के बीच में, ठीक है। उनकी जो मतलब डेटा की रेंज है वो छोटी होती है, ठीक है। देखो इसको कैसे करें, मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम का डॉट ग्रुप बाय किया मैंने डिपार्टमेंट पे, तो सैलरी वाला कॉलम है डॉट ट्रांसफॉर्म लैम्डा x माइनस जो x का मिनिमम है डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस x माइनस x में डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस, ठीक है। ये आपके पास एक नया कॉलम, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देखो प्रिंट करा के ये हमारा डेटा हो गया मैक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों आया, यहाँ पे 1 क्यों आया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो ऊपर भी हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम और नीचे भी हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो दोनों डिवाइड हो गया आंसर, ठीक है। ये सब तरीके क्या करते हैं, आपके डेटा की रेंज को 0 to 1 के बीच में ला देते हैं। मैक्स मिन से क्या होता है, आपका डेटा 0 और 1 के बीच में आता है, मिनिमम के लिए 0 हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए 1 हो जाएगा और बाकी सारी
जो मैप है it does not work on डेटा फ्रेम। पूरे डेटा फ्रेम पे ये अप्लाई नहीं होता। इसको डेटा फ्रेम के कॉलम में ही अप्लाई कर सकते हैं, एक सीरीज पे ही अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे डेटा फ्रेम पे एक साथ अप्लाई नहीं। ठीक है, किस चीज के लिए यूज होता है? एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने 2-3 कॉलम, एक ये मेरा एक डेटा फ्रेम, ठीक है, ये मेरा एक डेटा फ्रेम। ऐप को यूज करने के 2-3 तरीके हैं, मैं एक ही बार में आपको इसी डेटा फ्रेम पे तीनों चीजें बताऊंगी। ठीक है, पहली चीज का ध्यान रखना है, df.map ये वर्क नहीं करेगा। मैप कभी भी पूरे डेटा फ्रेम पे वर्क नहीं करेगा। मैंने लिखा df.map, इसमें भी फंक्शन ही आता है, मान लो मैंने सम लिख दिया, एरर देगा मैप डेटा फ्रेम के ऊपर वर्क, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, मैप लगेगा एक सीरीज, मैंने बोला एक डेटा फ्रेम के एज वाले कॉलम पे मैंने लगाया, ठीक है, मैप लगा के मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लैम्डा x मॉडुलस x मॉडुलस। ये काम तो आप पहले दोनों से भी कर सकते हो, अप्लाई से भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं, बल्कि वो पूरे डेटा फ्रेम पे भी चल सकते हो, ये डेटा फ्रेम पे भी चल सकते हो, ठीक है, तो ये तो ज्यादा बेनिफिशियल चीज। अब देखो जो इसका मोस्ट यूज्ड काम है क्या है, आपने एक कॉलम उठाया जैसे जेंडर, इसमें मान लो मेल फीमेल पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, इसमें क्या मैप में आपने क्या दे दिया, डिक्शनरी दे दी कि जहां पे मिले m वहां पर डाल दो 0, जहां पे मिले f वहां पर डाल दो। जैसे आपके पास डेटा फ्रेम में डेटा पड़ा हुआ था किस फॉर्म में, m f m f, इस कैटेगोरिकल फॉर्म में, मुझे क्या करना है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं 0 1 डाल, तो मैंने क्या किया, जेंडर को मैप कर दिया, जहां पे वैल्यू m मिले वहां पे 0 डाल दे, जहां पे वैल्यू f मिले वहां पे 1। इसमें इग्नोर करके भी एक आर्गुमेंट होता है, अगर वैल्यू इन दोनों के अलावा कुछ और है तो क्या करना है, अदरवाइज ये नैंड डाल देता है, अगर कोई वैल्यू इन दो जो डिक्शनरी में कीज है इसके अलावा मिलेगी तो वहां ये नैंड डाल, ठीक है, इसमें 0 डालिए, इसमें 1 0 डालिए, ठीक है, क्लियर है, कॉलम्स को मैप करो, जहां पे ये वैल्यू मिले वहां पे ये डाल दे, यहाँ पे ये वैल्यू, इसको एज रिप्लेस भी यूज किया जा सकता है, जैसे मान लो कि स्टेट डालते समय मेरे से चंडीगढ़ के स्पेलिंग गलत लिखे गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैप से चंडीगढ़ की स्पेलिंग ई वैल्यू,
वैल्यू में राइट करिए, ठीक है, वो भी थर्ड तरीका वो भी मैप यूज करके है। उल्टा तरीका, अब इस बार स्टेटस में 101 ऐसे स्टोर है, अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह नेम्ड लेबल स्टोर करना, 1 के लिए एक्टिव है, 0 के लिए इनएक्टिव है, उल्टा की वैल्यू पे उल्टा डेटा फ्रेम में ए स्टेटस वाले कॉलम पे मैंने लगाया, अगर 1 आए की वैल्यू वाले एक्टिव, अगर 0 आए तो वैल्यू वाले 1 के लिए एक्टिव, 0 के लिए एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है, ऐसे आप क्या यूज कर सकते हो, ओके। ये दोनों चीजें हमने, अब एक छोटा सा एग्जांपल तो ये करना है कि मेरे पास कोई डेटा फ्रेम है तो उसे डेटाबेस में कैसे स्टोर कर दूं, या अगर डेटाबेस में कोई टेबल पड़ा है तो उसको डेटा फ्रेम में कैसे, ठीक है, तो वो कोड में जरा पाइथन में डेटाबेस फाइल्स आ गई, SQLite का एक डेटाबेस बनाते हैं, उसमें एक टेबल बनाते हैं, टेबल में 2-3 रिकॉर्ड्स डालते हैं, फिर उसे एक तो आपको पांडास इंस्टॉल करना होगा, एक SQLite। डेटाबेस के साथ काम करना होगा। इंस्टॉल SQLite कर लिया और फिर इंस्टॉल, ठीक है, पांडास और SQLite दोनों चीजें इंस्टॉल। पहला काम करती हूँ कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, मैंने उसका डेटा उठा के कहाँ स्टोर कराना है, डेटाबेस में। एक छोटा सा कोई डेटा फ्रेम उठा लेती हूँ, डेटा क्यों लिखूंगी, किसी CSV से उठा, वही जो मेरे पास जो किसी CSV पड़ी हो, वहाँ पे बहुत सारी CSV जैसे ये मेरे पास कार्ड प्राइसेस की एक CSV पड़ी है, इसमें ये मेरे पास 3-4 कॉलम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डेटा फ्रेम में बोलूँ इसका डेटा डेटाबेस में चला, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये CSV मैंने कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट किया, ठीक है, import pandas as pd, ef is equal to pd dot read csv car price, डेटा फ्रेम आ गया, प्रिंट करा के देखो डेटा फ्रेम, डेटा आ गया होगा, ये आपके पास डेटा आ गया,
ये पहुंच जाके अब मुझे क्या करना है, इस डेटा फ्रेम को डेटाबेस में स्टोर करना, ठीक है। तो इंपोर्ट SQLite tree on is equal to SQLite tree dot connect my data dot डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। pd dot to SQL, ये देखो अभी आपने डेटा फ्रेम को अगर सीक्वल में लिखना है तो आप यूज करोगे टू सीक्वल। अगर आपने डेटा फ्रेम को किसी और फॉर्मेट में numpy में कन्वर्ट करना है, JSON में कन्वर्ट करना है, HTML में कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो टू करके सारे मेथड्स होते हैं। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टू सीक्वल, ठीक है। डेटा फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देना है, सीक्वल में कन्वर्ट। नेम, टेबल का नाम किस नाम से बने, टेबल का नाम बने मेरा कार्ड्स, ठीक है। कनेक्शन कौन, ताकि पता चले किस डेटाबेस में बनाना है, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, ताकि इंडेक्स का एक सेपरेट कॉलम बना, ठीक है। इससे क्या होगा, डेटा फ्रेम राइट हो जाएगा एक डेटाबेस के अंदर और उसके अंदर इस नाम का टेबल बन जाएगा, उस टेबल में डेटा, तो डेटा फ्रेम का डेटा मास्टर, ओके। चलो आगे देखो, ये आपका माई डेटा डॉट डीबी डेटाबेस बन गया। डीबी ब्राउजर में खोल के देखना, ये मेरा डेटाबेस बन गया। इस डेटाबेस में कार्ड्स टेबल बन गया, ये कार्ड्स टेबल में डेटा, डेटा फ्रेम का डेटा मैंने किस में डाल दिया, सीक्वल में डाल। एक और छोटा सा काम करती हूँ, एक और छोटा सा काम करती हूँ, मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, कॉलम ऐड किया, नेम, ईमेल, नेम को मैंने प्राइवेट, ठीक है। यूजर टेबल बनाया, नेम, ईमेल, दो कॉलम, दो तीन रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा देती हूँ। अब मैंने उल्टा करना है, टेबल में से उठाना है और डेटा फ्रेम, ठीक है। ओके, यूजर्स टेबल में क्या, इंसर्ट इनटू यूजर्स, execute sequence, ठीक है। पहला रिकॉर्ड डल गया, दो रिकॉर्ड डल गए, ये मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड्स, यूजर्स टेबल, ब्राउज किया, दो रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। अब मुझे इसमें से डेटा फ्रेम बनाना है, उल्टा, इसमें से डेटा फ्रेम, देखो टेबल बना लिया, टेबल में दो कॉलम।
मैंने लिखा डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, df is equal to pd dot read SQL query, read SQL query। यहाँ पे आप अपनी SQL की क्वेरी लिखो, आपको सारा डेटा उठाना है, क्वेरी जैसे वेयर लगा के उठाना है, जैसे भी उठाना है आपकी मर्जी। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने वेयर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत कम था। अगर मैं वेयर को लगा दूं तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली डेटा, ठीक है, जो डेटा आएगा वो किसमें चला जाएगा, df डेटा। ऐसे आप SQL के डेटा को उठा के डेटा फ्रेम बना लो, ठीक है। SQL के डेटाबेस से डेटा फ्रेम पे ये काम आप किसी भी डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। मैंने SQLite से किया है, आप PostgreSQL से भी कर सकते हैं, ठीक है। रन करते हैं इसको। ये दो रिकॉर्ड्स मैंने वहां पर डाले थे। अभी डेटा फ्रेम आ गया, डेटा फ्रेम में बाकी सब कुछ करना मैंने आपको सिखाई थी।